हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन था? तो भारत में सबसे पहले पुराना शहर खोजा गया था वो हड़प्पा था। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखते हैं, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। चलिए चौथा सवाल देखते हैं, सिंधु घाटी के लोगों का संबंध था। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध सुमेरिया से था। सुमेरिया से था। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा है आपका, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे? आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे? तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब में आए थे। चलिए आगे देखते हैं। छठा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद हो जाएगा आपका ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद को कहा जाता है। चलिए सातवां देखते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो सिंधु नदी है। चलिए आठवां देखते हैं, उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? तो उपनिषद पुस्तक जो है दर्शन पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। नवा है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। दसवां है आपका, किस स्थान पर महावीर का महानिवारण हुआ था? तो महानिवारण हुआ था इनका पावापुरी में। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म में पुण्य ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पुण्य ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पुण्य ज्ञान के लिए कैवल्य, कैवल्य शब्द है। 12 देखते हैं, निम्न में कौन सा एकमात्र त्रिपिटक अंग नहीं था? निम्न में कौन सा एकमात्र त्रिपिटक अंग नहीं था? तो आपका सही हो जाएगा जातक। जातक जो है त्रिपिटक अंग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 13, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तृत का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था पोसर और सिकंदर के बीच। पोसर और सिकंदर के बीच लड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था? तो भारत में सिकंदर की सफलता का कारण था कि भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं था। कोई केंद्रीय शक्ति नहीं था, इसलिए वो भारत में सफल रहा। चलिए आगे देखते हैं। 15, किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। बेबीलोन में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। 16, किसने कपल सूत्र की रचना की थी? कल्प सूत्र की रचना की थी। तो कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। चाणक्य को अन्य और किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे देखते हैं। मुद्राक्षस के लेखक कौन थे? मुद्राक्षस के लेखक कौन थे? तो ये विशाखा दत्त ने लिखा था। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने इस शिलालेख को पढ़ा था। चलिए आगे देखते हैं। 20वां है आपका, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 57 ईसा पूर्व ये प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। चरक कौन था? चरक कौन था? एक चिकित्सक, एक ज्योतिषी, एक खगोलीय शास्त्रीय या इनमें से कोई नहीं? तो चरक एक चिकित्सक था। चलिए अब 22वां देखते हैं। चीनी यात्री फोहन किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फोहन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था
चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फोहन जो आया था भारत। चलिए आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण एवं अध्ययन किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण एवं अध्ययन ह्वेन-त्सांग ने किया था। किसने किया था? तो ह्वेन-त्सांग ने किया था। चलिए 24 देखते हैं। खगोलीय शास्त्र के गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम किसका था? खगोल शास्त्र में गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध नाम किसका था? चलिए देखते हैं। 23वां है, नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण एवं अध्ययन किसने किया था? तो भ्रमण एवं अध्ययन ह्वेन-त्सांग ने किया था। किसने किया था? ह्वेन-त्सांग ने। चलिए आगे देखते हैं। 24 है, खगोल शास्त्र के गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम किसका था? तो सबसे प्रसिद्ध नाम आर्यभट्ट का था। किसका था? तो सबसे प्रसिद्ध नाम आर्यभट्ट का था। चलिए आगे देखते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो ये थे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। देखते हैं 27वां, कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पर रखा गया था। चलिए अब देखते हैं 28वां, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से किस निधन पर बंधाइयों ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? बंधाइयों ने इस प्रकार की। चलिए 28वां देखते हैं कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से किस निधन पर बंदायू ने इस प्रकार का टिप्पणी की थी? यह टाइप करने में थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ होगा बंदायूनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए 29वां देखते हैं। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? किस भक्ति संत ने सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो ये थे रामानंद। रामानंद ने हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। 30वां देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध रखते थे? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध रखते थे? तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते थे। चलिए 31वां देखते हैं। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किसने किया था? तो इसको स्थापित किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। चलिए आगे देखते हैं। 32वां है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। चलिए 33वां देखते हैं। किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? प्रथम बार तोप का उपयोग जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। चलिए देखते हैं 34 है, मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? तो ये मीर बख्शी था। चलिए 35 देखते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। चलिए 36वां देखते हैं। हुमायूं एवं शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया 1500। हुमायूं एवं शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 1539 में
लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह के बीच। चलिए अब 37वां देखते हैं। अंग्रेज ने अपनी पहली प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो ये मछलीपट्टनम में इसने अपना पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। चलिए आगे देखते हैं। 38वां है, रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो टॉमस मुनरो ने इसकी प्रथा का प्रारंभ किया था। 39वां देखते हैं। सहायक संधि के सिद्धांत का किससे संबंध था? सहायक संधि का सिद्धांत किससे संबंधित था? तो लॉर्ड बेलेल्जी से संबंध था। 40वां देखते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगम थी। चलिए आगे देखते हैं। 41वां है, भारत में अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में सर्वप्रथम हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। 42वां है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ से कहाँ हुआ था? भारत में रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ से कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई से ठाणे के बीच। चलिए आगे देखते हैं। 43वां है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे देखते हैं। 44वां है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। 45वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात कौन सा सफल सत्याग्रह आरंभ किया था? तो वहाँ से आने के बाद इन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। चलिए आगे देखते हैं। 47वां, 1943 में आज़ाद हिंद फौज आईएनए अस्तित्व कहाँ से आई? आईएनए का अस्तित्व कहाँ से आई थी? तो ये आया था सिंगापुर में आई थी। चलिए आगे देखते हैं। 48वां, गद्दार पार्टी का नेता कौन था? गद्दार पार्टी का नेता था लाला हरदयाल। चलिए आगे देखते हैं। 49वां, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। चलिए 50वां और आखिरी सवाल देखते हैं कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस 50 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।